हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। अभी पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी, बेसिक जानकारी आपको सारी दे दी थी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो सेलेरा जीनोमिक्स लैब द्वारा स्टार्ट किया गया था, कैरी फॉरवर्ड किया गया था 1990 से लेके 2003 तक ये हुआ है। और इसके साथ 1990 में फ्रांसिस कोलिस ने से स्टार्ट किया था। देन कोलिस इन्वेंटर ने फाइनली इसका फर्स्ट जो ड्राफ्ट है वो जून 2000 में दिया, और ह्यूमन जीनोम की जो सीक्वेंसिंग है वो कंप्लीट हुई थी जाकर कब, अप्रैल 2003 में। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मेन एम था वो एक तो ये था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें बेस पेयर्स के बारे में, 3 मिलियन बेस पेयर्स के बारे में, वो बेस पेयर्स जो कि डीएनए बनाते हैं, एडेनाइन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। और दूसरा एम जो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वो ये था कि इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें ताकि जीनोम सीक्वेंसेस को एनालाइज किया जा सके और वो जीन्स आइडेंटिफाई किए जा सके ह्यूमन डीएनए में जो कि एनकोडिंग जीन्स हैं, वो बहुत ज़रूरी था। फिर पूरी टाइमलाइन डिस्क्राइब कर दी थी। अब मुझे आपको बताना था कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं ह्यूमन जीनोम के और क्या क्या इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे। अब देखिए, सबसे पहले जो ह्यूमन जीनोम है ना वो कंसिस्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट 24 क्रोमोसोम्स। ये 24 क्रोमोसोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब 24 कैसे, तो हम सबको पता है कि देयर आर 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम्स। तो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम यानी 44 ये हो गए, और दोनों 6 क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम्स, इन सबको मिला के हो गए 24 क्रोमोसोम्स। तो उसके बारे में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरी इंफॉर्मेशन देता है। देन ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अबाउट ओवर 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। ये याद रखिएगा, कितने बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं इसमें, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेएनयू वगैरह में पूछा जाता है, जैसे ह्यूमन जीनोम इज एस्टिमेटेड टू हैव अबाउट 30,000 जीन्स। कितने जीन्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं? ध्यान रखिए, मैं नंबर ऑफ जीन्स की बात कर रही हूँ, मैं एनकोडिंग जीन्स की या फंक्शनल जीन्स की बात नहीं कर रही हूँ। नंबर कितना होता है जीन्स का? 30,000। ठीक है। देन एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 3,000 बेसिस। एक एवरेज जीन के अंदर 3,000 बेसिस होते हैं, मगर जो साइज ऑफ जीन्स है इट वेरीज ग्रेटली। लार्जेस्ट जो नॉन ह्यूमन जीन है वो एनकोड करता है, जो कि डिस्ट्रोपिन प्रोटीन को एनकोड करता है। डिस्ट्रोपिन एक मसल के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी पाया जाता है। तो इसको जो कोड करने वाला जीन होता है ना, वो ध्यान रखिएगा, वो लार्जेस्ट नोन जीन है जिसके अंदर कितने 2.5 मिलियन बेस पेयर्स है। ठीक है, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन को कोड करने वाला जीन ह्यूमन के अंदर नॉन लार्जेस्ट जीन है और उसके अंदर कितने 2.5 मिलियन बेस पेयर्स है। अब एक बात यहाँ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि केवल जो 3% जीनोम होता है ह्यूमन का, दैट इज़ फंक्शनल। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि ओनली 3% ऑफ ह्यूमन जीनोम इज़ फंक्शनल। इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। कभी भी ये क्वेश्चन कोई भी रूप लेके आ जाता है कि फंक्शनल जीन कितने हैं बॉडी के अंदर, फंक्शनल डीएनए कितना है, एनकोडिंग जीन कितना है, तो 3% ऑफ द जीनोम जो है, ओनली दैट अमाउंट ऑफ जीनोम एनकोड्स फॉर अमीनो एसिड, यानी कि इट एनकोड्स फॉर प्रोटीन। और इससे जो बचा हुआ है, इसके अलावा जो है वो क्या है, वो जंक डीएनए है ना। इसके अलावा जो भी है वो जंक डीएनए, उसको हम कहते हैं, या रिपीटेटिव डीएनए के नाम से भी कई बार जानते हैं। और दी फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन से ऐसे हैं जिनका कि फंक्शन अभी तक भी हमें पूरी तरह से नोन नहीं है या ज्ञात नहीं है। ठीक है। देन वी कम टू दी ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम इज ए कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर ह्यूमंस। ये ह्यूमन की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट सेट है। ह्यूमन जीनोम इज बाय फार द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट जीनोम। ये तो हमें पता ही है कि ह्यूमन जिस तरह से सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है हर तरह से, उसी तरीके से ह्यूमन जो जीनोम भी है वो भी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट जीनोम है। देन इसका जो साइज़ है वो अबाउट स्पैन्स ए लेंथ ऑफ 6 फीट ऑफ डीएनए।
कंटेनिंग मोर देन 30,000 जीन्स। अब जो इसका साइज़ है वो उसकी लेंथ अबाउट 6 फीट ऑफ डीएनए के बराबर होती है और इसमें 30,000 जीन्स अप्रॉक्सीमेटली पाए जाते हैं। 30,000 ही हम मानते हैं, वो थोड़े बहुत प्लस माइनस हो तो दैट इज़ कंसिडरेबल। ठीक है, एग्जैक्ट एकदम अमाउंट हम नहीं बोल सकते, बट इट इज़ बिलीव्ड कि अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन्स होते हैं। देन द डीएनए मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट ऑफ 22 ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम। वो भी हमें पता है कि 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम होता है। देन मेन एम जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वो क्या क्या थे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेन एम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वो क्या क्या थे। तो सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ह्यूमन डीएनए में उपस्थित सभी जीन्स को पहचानना, ये सबसे प्रमुख, सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, कि सभी जीन्स जो ह्यूमन डीएनए में है उनको आइडेंटिफाई करना। देन सेकंड क्या था, मैप द पोजीशन ऑफ द जीन्स ऑन ऑल द ह्यूमन क्रोमोसोम्स। जो भी जीन्स ह्यूमन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं उनकी पोजीशन को मैप करना। ठीक है, जीन मैपिंग के अपने इंपॉर्टेंस हैं। जीन मैपिंग क्या है, कैसे की जाती है, ये मैं आपको जीन मैपिंग पे एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगी कि जीन मैपिंग क्यों की जाती। लेकिन पोजीशन को मैप करना ये सब हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं डिजीज़ डायग्नोसिस, डिजीज़ ट्रीटमेंट के अंदर हमें जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने में इस चीज़ का, इसकी नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देन थर्ड है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो आपको कहा था कि डीएनए की जो सीक्वेंसेस होती हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो किन्हीं भी दो इंडिविजुअल में सेम नहीं होता। अगर पूरा भी सेम है तो कहीं ना कहीं 1% का डिफरेंस होगा न्यूक्लियोटाइड के जो बेस पेयर्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग में 1% का डिफरेंस जरूर होगा बिटवीन इंडिविजुअल या विद इन द डीएनए ऑफ सेम इंडिविजुअल, जिसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो सीक्वेंसेस का जो केमिकल बेस पेयर्स का जो सीक्वेंस है वो डिटरमाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। वो हमें मदद मिली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म डेफिनेटली एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी हम आगे चर्चा करेंगे, पर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि केमिकल बेस पेयर्स के सीक्वेंस को डिटरमाइन करना भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य था। Then develop suitable technological tools for the analysis and subsequent use of the genome। मतलब ऐसे टूल्स डेवलप करना जिससे कि जीनोम का एनालिसिस करा जा सके और जीनोम को यूज़ किया जा सके। जीनोम का यूज़ हम कैसे करेंगे, वही मैंने बताया, मेडिकल के अंदर इसका मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिजीज़ डायग्नोसिस, डिजीज़ ट्रीटमेंट, डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज़ ट्रांसफ़र टू द चाइल्ड, इस तरह के मामले में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो ब्रांच होती है जिसमें कि हमें अगर किसी जीन का सीक्वेंस पता है या वो हमारे पास सॉफ्टवेयर में इनकोडेड है तो उससे हम किस तरह का जीन सीक्वेंस प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन प्रोडक्ट वो जीन कैसा, उस जीन से बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, ये हम सिर्फ उस सीक्वेंस से पता कर सकते हैं। तो वो हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास एक सशक्त, एक अच्छी, एक प्रॉपर सीक्वेंस हो। तो उस सीक्वेंस को बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले सॉफ्टवेयर्स में डालकर हमको ये पता पड़ेगा कि वो सीक्वेंस किस तरह का पर्टिकुलर प्रोटीन आगे जाके बनाएगी। ठीक है, देन स्टोर द डीएनए इंफॉर्मेशन इन सूटेबल डेटाबेस फॉर इजी रिट्राइवल एंड एनालिसिस। डीएनए इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी, जीन की इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो हम उसे कलेक्ट करके डेटाबेस बना के, ये भी अगेन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बनाए जाते हैं डेटाबेस, फास्टर ब्लास्टर टेक्निक्स करी जाती हैं, टेक्निक्स परफॉर्म होती हैं। तो एक डेटाबेस हम बनाकर उस डीएनए इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करके रख सकते हैं ताकि आगे उसका इजी रिट्राइवल कर सकें, उसका यूज़ कर सकें और उसका एनालिसिस कर सकें। देन मेक द टेक्नोलॉजिकल एंड जीनोम इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। सभी टेक्नोलॉजिकल और जीनोम इंफॉर्मेशन को सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ के लिए अवेलेबल करवाना। इंटरेस्टेड पार्टी यानी कौन, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मासिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य मेडिसिनल इसका बेनिफिट है। और फार्मासिस्ट के लिए कैसे, आप में से जो बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली जानते होंगे या फार्मा के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि
कि एक फार्माकोजीनोमिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स टाइप के टर्म्स होते हैं और एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होता है। तो ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाने के लिए पहले फार्मासिस्ट को जीनोम का नॉलेज होना चाहिए, जो एनकोडिंग जीन्स हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो वो आगे कुछ भी पता नहीं, मतलब वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन वाला जो फील्ड है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। सिमिलरली जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी ये अत्यंत आवश्यक है डिजीज़ डायग्नोसिस, डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए कि उनको जीनोम की पूरी नॉलेज हो। यदि नहीं होगी तो उनके लिए भी ईजी नहीं होगा इस डायरेक्शन में काम करना। और लास्ट इसका एम था कि एथिकल एड्रेस दी एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। मैंने इंट्रोडक्शन बताते समय भी आपको बताया था कि एथिकल इशू क्या हो सकता है, इसमें लीगल इशू क्या हो सकता है और सोशल इशू क्या हो सकता है जो कि प्रोजेक्ट से अराइज करे। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से देखनी है कि कहीं ये नेगेटिव सेंस में ना ले लिया जाए और इसके ऊपर कोई भी एथिकल इशू ना आ जाए। जैसा कि क्लोन बनाने में प्रॉब्लम है, जैसा कि ये जो मतलब ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स बनाते हैं इनके अंदर थोड़े एथिकल इशू आ जाते हैं, स्टेम सेल के यूज़ पे एथिकल इशू आ जाते हैं। तो मिनिमम एथिकल इशू आए और ये जो प्रोजेक्ट है ये हर तरह से सोशली, इथिकली, लीगली सब तरह से एक्सेप्टेड हो। ठीक है, तो ये हमने मेन एम देख लिए। अब हमारा जो बचा हुआ है इसमें वो है टेक्निक और एनालिसिस इसका, कि किस तरह से किया गया, फाइंडिंग्स और इसके लीगल एथिकल इश्यूज और इसमें फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं, ये पॉइंट्स अभी हमको आगे देखने हैं। तो ये इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, छोटे वीडियोस रहेंगे तो आपको समझने में आसान होंगे। और मैंने ट्राई किया है कि जो हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स हो वो भी इस वीडियो को सुनकर इसे मैं जो लैंग्वेज बोल रही हूँ उससे नोट कर लें, तो ये हिंदी ट्रांसलेशन भी हो जाएगा उनके लिए नोट का। तो अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं अपना नंबर और मेल एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर मेल करके पूछिए। एंड देन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं एक परमानेंट मेम्बर बन सकूँ इसकी। थैंक यू वेरी मच।